हाय एवरीवन। तो आज बर्थडे के दिन मुझे सबसे टफ वीडियो बनाना पड़ रहा है। जो भी आपने थंबनेल में देखा वो सब सच है, कोई क्लिकबेट नहीं है। मैं क्लिकबेट नहीं करता, आप जानते हैं। आई हैव ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम एनआईटी आंध्र प्रदेश, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं इसके बारे में आपको अपडेट दूंगा और 4-5 टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे क्यों ड्रॉप आउट करना पड़ा। सेकेंड, एनआईटी आंध्र प्रदेश का रिव्यू दूंगा। और जो आगे इस वीडियो को देखेंगे 1 साल बाद या 2 साल बाद, उनको पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश में जाना चाहिए या नहीं। इसके बाद मैं अपना JEE-23 का स्टोरी बताऊंगा, ये आप लोग नहीं जानते तो इसके बारे में भी बताऊंगा। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ, इंजीनियरिंग ही करूंगा या फिर और कोई स्ट्रीम में मैं शिफ्ट करने वाला हूँ, तो इसके बारे में भी आप सबको अपडेट दूंगा। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे उतना अच्छा एडिटिंग नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत बेसिक आता है। तो बहुत एडिटिंग करके बढ़िया वीडियो मैं नहीं बना सकता, लेकिन जो भी मैं बोलूंगा एकदम दिल से बोलूंगा। तो जो भी फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं उनको बहुत हेल्प होगा, क्योंकि मैं अपना पूरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना। तो अब स्टार्ट करते हैं कि क्यों मैंने ड्रॉप आउट कर लिया एनआईटी आंध्र प्रदेश से। तो देखिए, इसके पीछे बहुत रीजन है, लेकिन सबसे मेजर रीजन जो है वो है मेरा हेल्थ इशू। एनआईटी आंध्र प्रदेश में एकदम घटिया खाना, एकदम पोस्ट कह सकता हूँ मैं। मेरा ड्रॉप ईयर से बहुत सीरियस माइग्रेन इशू है, तो मुझे खाना और पानी सही से अगर ना मिले मैं बीमार पड़ जाता हूँ। और पढ़ाई कुछ भी नहीं होता है, तो माइग्रेन का बहुत सीरियस इशू है। ये जो देख सकते हैं आप, ये वेन्स वाइब्रेट करने लगता है माइग्रेन में, तो आप पढ़ नहीं सकते, पूरा दिन ऐसे बेड पे रेस्ट लेना पड़ता है। तो इतना घटिया खाना मिल रहा था उधर, तो वही हो रहा था, मैं बीमार पड़ा हुआ था। पूरा फेब में बीमार पड़ा था। फर्स्ट सेमिस्टर के एंड सेम जो मेन एग्जाम होता है, मैं किसी तरह बस जाके दिया। आंध्र प्रदेश ने 80% अटेंडेंस लगा के रखा था, नहीं तो वो लोग आर ग्रेड दे देते। इतना घटिया सिस्टम, क्या बताऊं मैं। आर ग्रेड मतलब आपको पूरा रिपीट करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका हेल्थ इशू हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट जुगाड़ करो, फिर उधर दो, तब जाके आपको अटेंडेंस मिलेगा और फिर आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। बाकी एनआईटीज में क्या है कि आप अगर क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो आपका 1 CGPA वो लोग घटा देते, लेकिन ये लोग सीधा बैठने ही नहीं देते एग्जाम में, और आपको पूरा कोर्स रिपीट करना पड़ता है नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमिस्टर जब भी हो। तो बहुत घटिया सिस्टम है, एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली सिस्टम नहीं है। तो मैं इतना बीमार था कि उधर मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तो फॉर ट्रीटमेंट मैं मिड मार्च में घर वापस आ गया था, और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ऐसे कंटिन्यू करोगे तो नहीं हो पाएगा। अगर प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है तो बाद में और दिक्कत होगा, और हो सकता है हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े बहुत महीने के लिए, और ऐसे पढ़ाई नहीं कंटिन्यू हो सकता। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चल सकता। मेरा 2 ड्रॉप भले ही हो जाएगा, लेकिन हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो डॉक्टर ने ये भी बोला कि 3 महीने के लिए रेस्ट लेना पड़ेगा, तब जाके पूरा एकदम फिट हो जाओगे तुम। 2-3 महीना तो रेस्ट लेना पड़ेगा और अच्छा खाना खाना पड़ेगा घर का, तब जाके सही होगा हेल्थ। तो ये हो गया सबसे मेजर रीजन। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन थे। एनआईटी आंध्र प्रदेश में बहुत कुछ है जो मैं आगे बताऊंगा। तो अब मैं सेकेंड टॉपिक पे चलता हूँ, एनआईटी आंध्र प्रदेश के रिव्यू के बारे में। तो एनआईटी आंध्र प्रदेश के सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है, और इसके लिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ जाना, वो है लैंग्वेज बैरियर। बहुत सीरियस इशू है। उनको ना हिंदी पता है ना इंग्लिश पता है ढंग से। अब साउथ में एक दिक्कत है कि वो लोग हिंदी नहीं सीखना चाहते, तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी मदर टंग हिंदी नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश तो आना चाहिए कम से कम। ऐसे एनवायरमेंट में रहता हूँ, हर जगह तेलुगु, क्या लोग बात कर रहे कुछ समझ नहीं आता है। 70% लोग तेलुगु पॉपुलेशन है, बस 30% अदर स्टेट है। तो इतना घटिया एनवायरमेंट बन जाता है, क्या बताऊँ। कहीं भी जाता हूँ तो कुछ नहीं समझ आता है, लोग बस तेलुगु में बात कर रहे होते। और हाँ, मेस में जो लोग खाना सर्व करते हैं उनको साइन लैंग्वेज से एक साल चलाया हमने, कि उनको कुछ नहीं आता है, ना हिंदी कुछ समझ आता है, क्या वो तो ऐसे 2 रोटी 3 रोटी बस ऐसे बोल बोल के चलाना पड़ता था किसी तरीके से काम। और लैंग्वेज बैरियर बहुत सीरियस इशू है। हमें कभी कभी लगता था कि इससे अच्छा तो फॉरेन है, क्योंकि एटलीस्ट उधर इंग्लिश तो आते हैं लोग। कोई अगर अदर स्टेट जाए उधर पूरा इरिटेट हो जाएगा, वो इतना घटिया एनवायरमेंट है। उधर जाके मुझे सच में लगता था कि हिंदी इम्पोजिशन जो बात होता है वो होना चाहिए, क्योंकि बाहर से बोलने में आसान है। आप जाके देखो साउथ में ना इंग्लिश आता है उनको, अगर हिंदी नहीं आ रहा है तो इंग्लिश सीखो एटलीस्ट। इंग्लिश भी नहीं आ रहा है तो हम बात कैसे करेंगे अदर स्टेट, कोई कॉमन लैंग्वेज है ही नहीं। तो इसलिए मैं किसी भी स्टूडेंट को एनआईटी आंध्र प्रदेश रिकमेंड नहीं करता हूँ, यही सबसे बड़ा रीजन था। तो अदर स्टेट स्टूडेंट्स को बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा, इसलिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। मेरा भी मदर टंग हिंदी नहीं है, लेकिन मुझे हिंदी आता है। आप अगर हिंदी नहीं सीखना चाहते तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश तो आना चाहिए। आंध्र प्रदेश में कितने स्टूडेंट से मिला हो जो लोग को ना इंग्लिश आता है ना हिंदी आता है, उनसे बात ही नहीं कर सकते आप। तो ऐसे बहुत घटिया एनवायरमेंट बन जाता है कोई भी कॉलेज का। मैं अपने स्टेट का एनआईटी के बारे में अगर बात करूँ, एनआईटी दुर्गापुर, तो इधर आप आ जाओगे तो सबको हिंदी आता है। हमारा भी मदर टंग हिंदी नहीं है, लेकिन हम सबको हिंदी आता है। कोई भी लोकल स्टोर में चले जाइए, उधर भी सबको हिंदी आता है, और जो लोग पढ़े लिखे हैं सबको इंग्लिश भी आता है। तो सिर्फ JEE नीट पे रैंक निकालने से एजुकेटेड नहीं बन जाते कहीं। आप देखोगे कि साउथ जोन से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है। इसके बारे में भी मैं बात कर देता हूँ, बहुत लोगों को पता ही नहीं। उधर साउथ में चलता है कोचिंग प्लस स्कूलिंग सिस्टम। जैसे 11-12 में जो कोचिंग पढ़ाते हैं वही लोग आपको स्कूलिंग प्रोवाइड करते हैं।
वो लोग बस लास्ट में 1-2 महीने बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं, कोचिंग वाले सब दे देते हैं कि यहीं से आएगा बोर्ड में, बस वो 2 महीने पढ़ते हैं। हम तो पूरे 2 साल स्कूलिंग करते हैं, उसके बाद शाम को कोचिंग करते हैं, ऐसे करके हम जेईई का प्रिपरेशन करते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि स्कूल प्लस कोचिंग सिस्टम, तो ऑब्वियसली वो लोग अच्छे करेंगे। इसलिए हैदराबाद जोन से आप अगर देखेंगे कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, तो ऐसे अगर कोई भी पढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो अच्छा करेगा, IIT भी निकाल देगा। 2 साल उसको पढ़ाई जा रहा है सिर्फ कोचिंग का, स्कूल का कोई टेंशन ही नहीं है, पूरा स्कूल का टेंशन खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। तो ऐसा सिस्टम है, इसलिए साउथ से इतना सिलेक्शन होता है। डिस्क्रिमिनेशन अलग लेवल पे है एनआईटी आंध्र प्रदेश में। आप अगर साउथ से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सही है एनआईटी आंध्र प्रदेश, लेकिन दूसरे स्टेट वालों को मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा आंध्र प्रदेश जाने के लिए। आंध्र प्रदेश और अगरतला सेम रैंक पे मिलता है, तो मैं सबको बोलता हूँ अगरतला को प्रेफर करो। उधर जाके आपको सही एनवायरमेंट मिलेगा, बढ़िया कॉलेज मिलेगा, कुछ बहुत बेटर है देन एनआईटी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आप किसी स्टाफ से बात करेंगे, उनको ना कुछ आता है हिंदी इंग्लिश, पूरे कॉलेज को भी लगता है सिर्फ तेलुगु आता है, किसी को कुछ नहीं आता है ढंग से, इंग्लिश भी नहीं आता है, मैक्सिमम लोगों से आप बात ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो इशू है वो हो गया लैंग्वेज बैरियर और डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड है उस कॉलेज में कोई डायरेक्टर ही नहीं। कॉलेज विदाउट डायरेक्टर इज सेम एज स्कूल विदाउट प्रिंसिपल। तो आप सोच सकते हैं कॉलेज कैसे चल रहा होगा। कोई मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं करता है और साइन की वजह से बहुत कुछ पेंडिंग हो रखा है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बिल्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉलेज में डायरेक्टर ही नहीं है। उधर का डायरेक्टर से कुछ इशू में फंसे हुए थे, जिसके लिए उनको हटा दिया गया। उसके बाद कोई नया डायरेक्टर नहीं आया है जब मैं इस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो डायरेक्टर के बिना कॉलेज ढंग से नहीं काम कर सकता है। और थर्ड इशू है बैड मैनेजमेंट। बहुत घटिया मैनेजमेंट सिस्टम है एनआईटी आंध्र प्रदेश का, आप परेशान हो जाएंगे। कोई सिंपल काम भी अगर आपको कराना हो तो लोग घुमाएंगे और जानबूझ के आपको परेशान करने वाले हैं, तो इससे भी आप मेंटली बहुत इफेक्ट होता है। और फोर्थ पॉइंट जो किसी स्टूडेंट को पता नहीं होता है, कॉलेज जाने के बाद पता चलता है, आंध्र प्रदेश में ताड़ेपल्लीगुडम में है एनआईटी आंध्र प्रदेश, तो वहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, वहाँ विंटर सीजन ही नहीं रहता है, बहुत गर्मी पड़ता है। अप्रैल से जुलाई तक तो 50 डिग्री टेम्परेचर आम बात है, 50 डिग्री तो दोपहर में ऐसे ही हो जाता है। एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो आप सोच सकते हैं आप परेशान हो जाएंगे, हॉस्टल में रहना मुश्किल हो जाता है, इतना गर्मी पड़ता है, बहुत दिक्कत होने वाला है एनवायरमेंट वाइज। और इसके साथ फूड का इशू तो है ही, जैसे मैंने बताया, भर भर के उधर लोग को डायरिया होता है, ये लोग प्रॉपर तरीके से खाना नहीं बनाते हैं। और हाँ, ये मेस फूड का चार्ज ले रहा है बाकी एनआईटीज की तरह ही, लेकिन सर्व करते हैं फूड ऑलमोस्ट सब कुछ वेज। ऐसा लगता है कि वेजिटेरियन कहीं पे आ गया हूं मैं। और प्रोटीन का कोई सोर्स ही नहीं है, एक दिन में बस आलू और ये सब साउथ का खाना बनता है, जहाँ पे एक भी प्रोटीन का सोर्स नहीं है। जो भी लोग एनआईटी आंध्र प्रदेश में है उनको पता होगा कि किसी तरह आप बस खा सकते हो, उसको कुछ नहीं है खाने में ढंग का, ना न्यूट्रिशन है। और हाँ, मैं जून एंड पे टीसी लेने गया था एनआईटी आंध्र प्रदेश से, जो भी टीचर से मैंने साइन लिया उनको मैंने बताया कि ये खाना है, इधर कहाँ है न्यूट्रिशन, आप बताइए। बायोलॉजी टीचर से हो गया, सबको मैंने बोला कि कहाँ है न्यूट्रिशन, आप दिखाए खाने में। ये खाना हमें दिया जाता है, पैसे तो लिया जा रहा है, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन कहाँ है? कुछ न्यूट्रिशन नहीं है, बस आलू दे देंगे वो सब्जी के नाम पे, और आपको एक भी न्यूट्रिशनल सोर्स नहीं मिलेगा जिससे आपका हेल्थ सही रहेगा। तो इसलिए आप पक्का बीमार पड़ोगे उधर अगर जाओगे आप। वो लोग दूध देते हैं तो उसमें 80% पानी रहता है, 20% दूध रहता है। ये मेस का चार्ज इतना ज्यादा ले रहे हैं, तो स्टूडेंट का इतना पैसा है जो लोग दे रहे हैं खाने के लिए, वो जा खा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कहाँ जा रहा है ये। तो प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं काम कर रहा है, और डायरेक्टर के बिना ऐसे ही होगा कोई भी कॉलेज। ऐसा नहीं है कि बाहर अच्छा खाना नहीं मिलता, बाहर अच्छा खाना मिलता है, आंध्र प्रदेश स्टेट में घटिया खाना मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन ये लोग हमसे जो पैसे चार्ज कर रहे हैं उसका सही से यूज नहीं कर रहे हैं, और किसी तरह बस खाना सर्व कर रहा है और ढंग का कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं बाकी साउथ के एनआईटी सारे टॉप में है, लेकिन ये एनआईटी नहीं जा सकता कभी भी, क्योंकि इतना घटिया सिस्टम है। और हमने जब टीसी लिया, मैं और मेरा एक दोस्त दोनों मिलकर टीसी लेने गए थे, तो जैन 23 से जून 23 में एनआईटी आंध्र प्रदेश से 15 लोग ड्रॉप आउट कर चुके हैं। बहुत हाई ड्रॉप आउट रेट है इस कॉलेज से, क्योंकि कॉलेज ही इतना घटिया, तो ऑब्वियसली सब लोग ड्रॉप कर रहे हैं इस कॉलेज को। तो कॉलेज में जब आप जाएंगे आपको पता चलेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज में जो है वो है पीयर ग्रुप, और एनआईटी आंध्र प्रदेश से घटिया पीयर ग्रुप आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो आप समझेंगे कॉलेज जाने के बाद, जो भी आप देखेंगे प्लेसमेंट वगैरह सब अपने जगह है, लेकिन कॉलेज लाइफ में सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है वो है पीयर ग्रुप। अच्छे दोस्त बनेंगे तो अब भी अच्छे करेंगे, जैसे दोस्तों के साथ आप रहेंगे आप वैसे ही बनते हैं। तो इसीलिए पीआर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। आईआईटीज में लोग इतना अच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि पीआर ग्रुप इतना बढ़िया मिलता है वहाँ। तो पीआर ग्रुप भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्लेसमेंट उसका रिजल्ट है, लेकिन 4 साल में से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है आपके कॉलेज लाइफ में वो है पीआर ग्रुप। तो एनआईटी एपी में क्या क्या खराब चीजें है ये तो पूरा लिस्ट में बता दिया, आप कुछ अच्छे चीज के बारे में ही बता देता हूँ। कुछ चीजें अच्छे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ के लोग काफी अच्छे थे, जैसे आप सुनते हैं कि साउथ के लोग अच्छे होते हैं, वैसे ही मैंने जब गया तो मुझे भी पता चला कि साउथ के लोग काफी अच्छे थे। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे आप कोई भी कॉलेज में चले जाइए, उधर आप अगर अपना हॉस्टल रूम खुला छोड़ दे या फिर अपना पैसा बेड पे छोड़ दे तो पक्का चोरी हो जाएगा। लेकिन एनआईटी आंध्र प्रदेश में मैं अपना सारा सामान पैसा सब खुला छोड़ दूं तो भी चोरी नहीं होगा। बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे मैंने बताया, खराब लोग हर जगह होते हैं, लोग काफी अच्छे थे, लेकिन लैंग्वेज बैरियर के कारण उतना फ्रेंडशिप किसी के साथ नहीं बन पाता था।
लेकिन ओवरऑल दिल से लोग काफी अच्छे मिले। आईआईटी आंध्र प्रदेश में जाके जो सबसे बड़ा चीज मैंने सीखा वो है हिंदी और इंग्लिश पूरा एकदम फ्लुएंट हो गया मेरा। हिंदी मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने कभी बोला नहीं था। नवंबर 22 से मैंने स्टार्ट किया, अभी भी उतना अच्छा नहीं आता है, मैं बहुत गलती करता हूँ मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट बोल तो पाता हूँ। और इंग्लिश मुझे पहले से आता था तो उधर जाकर और बेटर हो गया। सारे रूममेट्स मेरे तेलुगु थे तो उनसे इंग्लिश में बात करना पड़ता था मुझे, तो ऐसे 1-1.5 घंटा सीधा इंग्लिश में बात करोगे तो इंग्लिश काफी सही हो जाएगा आपका। और हिंदी भी मैं बोलते बोलते सीख गया, क्योंकि मेरे जो भी दोस्त थे वो सारे अदर स्टेट के थे और हमारे बीच हिंदी कॉमन लैंग्वेज था, तो हिंदी बोलते बोलते सीख गया। तो अब मैं अपना JEE 23 का स्टोरी बताता हूँ। अब सबको मैंने इतने दिन से नहीं बताया था, लेकिन ये सही टाइमिंग होगा इस चीज को बताने के लिए। तो JEE 23 जैन अटेम्प्ट में दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों दिया था JEE 23 जैन अटेम्प्ट, तो इसका रीजन सिंपल था। तो आप अगर देखेंगे कि 2020 वालों को 22 में एडवांस देने का मौका मिला था क्योंकि कोविड ईयर था, तो मुझे लगा था कि 21 वालों को भी 23 में मौका मिल जाएगा, क्योंकि 21 में सबसे ज्यादा कोविड था और सेकेंड वेव जो मेन था वो 21 में ही आया था जब हम 12th में थे। तो इसी वजह से मैंने मेंस देने का सोचा, क्योंकि मुझे था कि कट ऑफ क्लियर करके रखूं, बाद में अगर एलिजिबल हो गया तो मैं दे सकता हूं। क्योंकि 21 में मैंने नहीं दिया था, मैं जनरल से हूं तो मैंने क्वालिफाई नहीं किया था 21 में। मेरा परसेंटेज आई थिंक 85.9 था और जनरल का कट ऑफ उस साल था 87.9 परसेंटेज। और 22 में मैं ऑब्वियसली दिया हूं, तो मैंने एक साल ही दिया था, तो मेरे पास एक मौका था, अगर वो लोग एलिजिबल कर देते तो मैं दे पाता 23 में। तो इसीलिए मैंने जेई मेंस जैन वाला दिया था। और एक रीजन था कि मेरा एक दोस्त है शायंतन बनर्जी, वो भी ड्रॉप आउट कर गया कॉलेज से, तो उसको जेई मेंस देना था, क्योंकि वो मेटालर्जी में था एनआईटी आंध्र प्रदेश में, वो सीधा 12 से ही आया था, तो वो एक ड्रॉप आराम से दे सकता था, इसलिए उसने फॉर्म भर दिया। तो मैंने बोला चल मैं भी भर देता हूँ तेरे साथ, ऐसे ही दे के आएंगे, घूम के आएंगे, तो इसलिए भर दिया मैंने। और मेरा जैन अटेम्प्ट आया था 25 जैन शिफ्ट 2। तो 25 जैन शिफ्ट 2 उसी दिन मेरा बायो एग्जाम भी था। हाँ, बायो पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर में, ट्रिपल आईटीज को छोड़ के बाकी सारे कॉलेजेस में बायो कराए जाते हैं। पूरा हाल खराब हो जाएगा आपका, पूरा रट रट के आपका दिमाग पूरा खराब हो जाएगा। तो उसी दिन मेरा बायो एग्जाम भी था, हमारे कॉलेज में एग्जाम चल रहा था उस पूरा वीक जो जेई मेंस जैन अटेम्प्ट वाला था, उसी दिन बायो एग्जाम था। बायो एग्जाम सुबह था और शाम को मेरा जेई मेंस का अटेम्प्ट था। तो मैं एज यूजुअल पूरा कॉलेज का ही पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि मुझे बस कट ऑफ क्लियर करना था और मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर बिना पढ़े कुछ ऐसे ही चलाओ तो भी कट ऑफ क्लियर कर लूंगा। तो पेपर ठीक गया था, मतलब बिना पढ़ के कितना ही आ जाएगा। तो उसके बाद हो गया, फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया एज यूजुअल, ऐसे चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद आंसर किया है, तो मेरा आई थिंक 25 जैन शिफ्ट 2 में 123 मार्क्स, हाँ 123 मार्क्स बना था। हाँ, और एमटी एक ही बार से 10 मार्क्स फिर से गया, उन्होंने आंसर चेंज नहीं किया, तो उधर नेगेटिव होकर टोटल 10 मार्क्स गया 5 दो क्वेश्चन में, तो 123 बना। और मेरा परसेंटेज बना था फर्स्ट अटेम्प्ट में 95 परसेंटेज बना था 123 मार्क्स पे। मेरा दोस्त का काफी इंप्रूव हुआ, उसका लास्ट ईयर 92 परसेंटेज था और इस बार उसने सीधा 97.5 तक चला गया। वो जैन में 2-3 वीक पढ़ाई किया था जेई मेंस का, और उसके साथ साथ कॉलेज में भी अच्छा कर रहा था वो, तो उसका तो हो गया एकदम सेट कि अच्छा खासा ब्रांच मिल जाता उसको। उसका 25 जैन शिफ्ट 1 था और आई थिंक 137 के आसपास मार्क्स था उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उसमें 97.5 परसेंटेज बन गया। तो इसके बाद धीरे धीरे मेरा हेल्थ और डिटोरिएट कर रहा था, और फेब में तो बहुत ज्यादा ही हो गया। पूरा माइग्रेन की वजह से मैं पूरा दिन हॉस्टल में सोया हुआ रहता था, क्लास भी नहीं जा पाता था। और फेब में ही हमारा एनसेम एग्जाम था। एनसेम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, 100 में से 50 मार्क्स एनसेम में ही होता है, तो एनसेम में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। लेकिन उस टाइम ही मैं बहुत बीमार था, बस किसी तरह मैंने एग्जाम दिया। मैं घर पे कॉल करके ये भी बता दिया था कि एग्जाम छोड़ दूं क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा था, मैं झेल ही नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा पेन हो रहा था। ये जो वेन्स है ये सब वाइब्रेट कर रहा था, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, अनबियरेबल पेन हो रहा था, इतना ज्यादा हो रहा था। तो मैंने अपने घर वालों को कॉल करके बोल दिया कि एग्जाम छोड़ दूं क्या। उन्होंने बोला कि अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ सकते हो, बिल्कुल। हेल्थ का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, करियर से ज्यादा हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सही रहेगा तभी उसके बाद सब कुछ आता है। तो उन्होंने बोला कि एग्जाम अगर छोड़ना है छोड़ दो, और एग्जाम के बाद घर चले आना, इधर आके हेल्थ सही करना, फिर वापस आके देखना कि क्या करना है। तो मैंने फिर भी अपने आप को फोर्स कर करके किसी तरह सारा एग्जाम बस दे के आया। सुबह उठ के अपने आप को फोर्स करके किसी तरह एग्जाम दिया। उतना कंडीशन नहीं था कि एग्जाम दे पाऊँ, बट फिर भी मैंने कोशिश करके सारे एग्जाम दे दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि एग्जाम खत्म होते ही मैं चला आऊंगा। फेब एंड में एग्जाम हो रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे टिकट ही नहीं मिला, तो फिर से मुझे अराउंड 15 डेज वेट करना पड़ा, और लास्ट में मिड मार्च में जाके मुझे टिकट मिला और मैं जल्दी से घर वापस आ गया। और इधर आके फिर डॉक्टर दिखा, डॉक्टर ने बोला कि अभी 2-3 महीना रेस्ट लेना पड़ेगा, घर का खाना खाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा हेल्थ सही होगा, और ऐसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे तुम, और कुछ ऑप्शन देखो कि खाना सही अगर नहीं मिल रहा है तो इसके बाद और ज्यादा हो सकता है। तो फिर मार्च एंड से मैं घर पे ही था, और क्योंकि घर पे ही था तो मैंने सोचा कि अप्रैल वाला अटेम्प्ट ही दे दूं। मैं टोटल 8 बार दिया हो जेईई मेंस, इंडिया में रिकॉर्ड होगा मेरे पास ये कि सबसे ज्यादा मेंस अटेम्प्ट देने वाला कोई। तो 8 बार दिया, 21 में 4 बार, 22 में 2 बार और 23 में 2 बार। इसमें से बस 2 बार ही पढ़ के दिया था, 22 में, और 21 में भी बिना पढ़ दिया था, और 23 में तो पता है मैं पढ़ ही नहीं रहा था, मैं तो कॉलेज का पढ़ रहा था।
तो मेरा अप्रैल अटेम्प्ट में डेट आया था 6 अप्रैल, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट आया था। तो मैं ऐसे ही देने चला गया, फिर से कुछ भी ना पड़े। तब भी एडवांस का नोटिफिकेशन नहीं आया था। मुझे लगा था कि एडवांस में एलिजिबल हो जाऊंगा तो ये एक प्रैक्टिस टेस्ट की तरह हो जाएगा कि बहुत दिनों से छूट गया है प्रिपरेशन, तो ऐसे ही देख के आता हूँ क्या ही होगा। वैसे भी क्वालिफाई तो कर गया हूँ मैं एडवांस के लिए, तो मैंने देख के आया। लेकिन इस बार पेपर काफी अच्छा था। केमिस्ट्री और फिजिक्स का लेवल जैन के अटेम्प्ट से काफी इंप्रूव हुआ था, स्पेशली केमिस्ट्री। फिजिक्स फिर भी सेम था। मैथ में करता नहीं हूँ किसी भी अटेम्प्ट में, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे। मैंने लास्ट प्रिपरेशन किया था उधर जुलाई अगस्त 22 में, तो वो तो नहीं कर पाता मैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे पास 200 में से एग्जाम देता था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में से केमिस्ट्री बहुत लेवल बढ़ गया था जैन के कंपैरिजन में। मतलब मेरे लिए करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन इतने दिन से नहीं किया था। ऊपर ऊपर से अगर क्वेश्चन पूछते तो मैं बेसिक आइडिया से, जितना बेसिक नॉलेज है उससे कर देता, लेकिन इन्होंने पूरा एनसीईआरटी में घुस घुस के लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा था। तो मेरा केमिस्ट्री गया बेकार। फिजिक्स काफी अच्छा गया था मेरा, क्योंकि फिजिक्स फर्स्ट सेम में मैं पढ़ा था, और उसमें मैकेनिक्स का पार्ट हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब मेरा एनआईटी आंध्र प्रदेश में फर्स्ट सेमेस्टर में होता था। तो इसके वजह से मेरा फिजिक्स काफी रिवाइज हो गया था, और तो फिजिक्स में काफी अच्छा मार्क्स आया। और टोटल मिला के आई थिंक 125 मार्क्स आया था 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में, और 125 मार्क्स पे 94.5% बना था। तो मैं अब देख सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इससे इजी पेपर में 123 मार्क्स पे 95% बना था, और इस बार काफी डिफिकल्ट था इन कंपैरिजन टू जैन, लेकिन फिर भी 125 मार्क्स पे 94.5% बना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मान के चलिए जो भी 24, 25 या आगे देने वाले जी कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपका लास्ट अटेम्प्ट है। जैसे नीट में एक ही अटेम्प्ट होता है, आप भी मान के चलिए कि आपके पास भी एक ही अटेम्प्ट है। ऐसे दूसरे अटेम्प्ट के भरोसे मत रहिए, तो कुछ नहीं होने वाला। सेकंड अटेम्प्ट में मैक्सिमम लोगों का नहीं बढ़ता है, 99% लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना परसेंटेज बनता है वही बेस्ट ऑफ 2 बनता है। तो आप यही मान के चलिए कि जैन अटेम्प्ट ही आपके पास है सिर्फ। तो इसके कुछ दिन बाद एडवांस का नोटिफिकेशन आया, और देख के मेरा तो हालत खराब हो गया कि इन्होंने एलिजिबल नहीं करा था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लॉजिकली कि कब देंगे एलिजिबल, क्योंकि 21 में बहुत ज्यादा कोविड था, और मुझे लगा था कि एडवांस में अगर ढंग से पढ़ूंगा, क्योंकि घर में ही हूँ, कि अप्रैल में अगर मैं पढ़ता 2 महीना तो एटलीस्ट कोई ना कोई आईआईटी मुझे मिल जाता। क्योंकि मैं अगर वापस एनआईटी आंध्र प्रदेश जाता तो मुझे फिर से फर्स्ट ईयर रिपीट करना पड़ता। जैसे मैंने पहले बताया कि इधर अटेंडेंस भूला, और 2 महीना मैं कॉलेज छोड़ चुका था। मार्च में भी जो 15 दिन में उधर रहा था हॉस्टल में रहा था, कॉलेज नहीं जाता था मैं। तो उधर मुझे आर ग्रेड लग जाता और मेरा वैसे ही डबल ड्रॉप हो जाता, क्योंकि मुझे फिर से फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ता इस साल। तो मैंने सोचा कि एनआईटी आंध्र प्रदेश वापस जाके कोई फायदा नहीं, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है वापस जाके उधर। इतना जब उधर दिक्कत हो रहा है तो इतना कष्ट करके उधर रहने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि जून में एंड में जाके मैं टीसी लेके इसको खत्म करूंगा, ये आंध्र प्रदेश का चैप्टर क्लोज कर दूंगा मैं। तो एडवांस के लिए तो मैं एलिजिबल नहीं हुआ, तो यही रहा मेरा J23 स्टोरी। तो मेरा बेस्ट परसेंटेज बना 95। अब मैं बताने वाला हूँ मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ। क्या मैं ये इंजीनियरिंग छोड़ के दूसरे कोई स्ट्रीम में जा रहा हूँ या क्या करने वाला हूँ। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं इंजीनियरिंग ही करूंगा। तो मैं फिर से एक नया एनआईटी ज्वाइन करने वाला हूँ। आपके साथ साथ मैं भी जोधा सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, और 95% में से जो बेस्ट कॉलेज मुझे मिलना था वो मुझे मिल गया। मैं ही आप सबका काउंसलिंग करवा रहा था, तो मुझे तो जो बेस्ट मिलना था ऑब्वियसली मिलेगा। तो वो कॉलेज मुझे मिल गया और मैं वहीं जाने वाला हूँ। अब मुझे ब्रांच से मतलब नहीं है, मुझे आगे क्या करना है, 4 साल में क्या क्या करना है, मुझे सब मुझे पता चल गया। इस 2 महीने 3 महीने मैंने अच्छे से रिसर्च कर लिया, और मैंने क्या करने वाला हूँ आगे सब मैंने प्लान कर लिया। तो उस हिसाब से मुझे प्लेसमेंट नहीं चाहिए, ना टेक कंपनीज का प्लेसमेंट चाहिए, ना जिस ब्रांच में मैं जा रहा हूँ उस ब्रांच का मुझे प्लेसमेंट चाहिए। तो मुझे प्लेसमेंट से मतलब ही नहीं है, मुझे बस एक अच्छा कॉलेज लाइफ चाहिए और ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए, ताकि मैं आगे प्रोसीड कर पाऊँ अपने करियर में। तो कौन से कॉलेज में ज्वाइन करने वाला हूँ ये आप लोग गेस करिए, मैं कुछ दिन बाद खुद ही बता दूंगा, लेकिन आप गेस करिए। तब तक 95% जनरल में किस कॉलेज में जा सकते हो आप गेस करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको क्या लगता है। लेकिन मुझे तो मिल गया, मतलब जो कॉलेज चाहिए था वो तो मिल गया मुझे। लेकिन मेरा एक और दोस्त था, हम 3 लोग वेस्ट बंगाल से जॉब किए थे, मैं, शायद और एक मेरा दोस्त था, उसका लास्ट ईयर 12th के साथ 27,000 ऑल इंडिया रैंक था। इस बार उसने क्वालिफाई तक नहीं किया, वो सीधा अप्रैल अटेम्प्ट दिया था, वो फेब में ही टीसी लेके चला गया था। उसके साथ क्या क्या हुआ मैं क्या ही बताऊं। तो पूरा बीमार पड़ा हुआ था 3 महीने से, और ऐसे कर करके किसी तरह से वो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही टीसी लेके चला आया वापस घर। लास्ट ईयर उसका 28,000 रैंक था, सोचिए कितना अच्छा स्टूडेंट था वो। और उसको टीसी लेने वक्त भी बहुत परेशान किया गया कॉलेज अथॉरिटीज के द्वारा, बहुत जगह घुमाया उसको, क्योंकि वो अकेला ले रहा था। मैं जब टीसी लेने गया जून एंड में, तो मैं और शांतन एक साथ गया था, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन वो अकेला ले रहा था, तो उसको ये साइन वगैरह नहीं दे रहे थे वो लोग, और उसके लिए वो रुका था कितने दिन फालतू में उधर। और फिर वो घर वापस आके अपना हेल्थ सही किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अप्रैल अटेम्प्ट में उसका नहीं बन पाया ज्यादा परसेंटेज, और वो सिलेक्ट नहीं हो पाया इस बार। लेकिन कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट ईयर फिर से जॉब ले रहा है, और नेक्स्ट ईयर वो टॉप 10 NITCS में पक्का जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा स्टूडेंट है। और अच्छा स्टूडेंट चाहे सालों वेस्ट हो, लेकिन अल्टीमेटली करियर में अच्छा कर ही जाएगा। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि ड्रॉप में इफेक्ट करता है, तो ड्रॉप में उतना इफेक्ट नहीं करता है। तो मुझे वैसे भी प्लेसमेंट नहीं लेना था, सीसैप में मुझे मिल गया जो कॉलेज मुझे मिलना चाहिए था।
और वही मुझे बस चाहिए था, वो मिल गया। तो इसलिए खुश हूँ मैं ऑब्वियसली, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पता चल गया और यूट्यूब भी काफ़ी ग्रो किया आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। थैंक यू एवरीवन, मैं बोलना चाहता था बहुत दिनों से, थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग। 3 महीने में हमने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर दिया था और मैंने भी अपने तरफ से कोशिश किया कि आपको जितना हेल्प कर पाऊँ। और 24 वालों के लिए भी अब वीडियोस आना स्टार्ट होगा। मैं जैसे ही कॉलेज में पहुंचूंगा उसके बाद फिर से वीडियोस आ जाएगा रेगुलरली। और अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। 24 वालों के लिए वीडियोस आने वाला है, जल्दी एकदम स्टार्ट होगा, बढ़िया बढ़िया वीडियोस आएंगे। काउंसलिंग में आप देख सकते हैं पूरे बेस्ट काउंसलिंग कर रहा है, वैसे ही बेस्ट कंटेंट आने वाला है चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरा कॉलेज गेस करिए कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं जल्दी, बाय।